बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, या तो आप वो दे सकते हैं जो फार्मूला मिल्क है आजकल, या फिर गाय का दूध दे सकते हैं। और जैसा कि सब देते ही हैं, गाय वाय का दूध बच्चों को दिया जाता है, बाकी फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। और अगर मदर अगर शुरू से ही पिलाए तो आता है, और अगर वो डाइट अपनी अच्छी लगे, अच्छे से प्रोटीन पाउडर्स वगैरह खाए तो मिल्क की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। देखिए, इसके लिए तो वैसे तो हम बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं, लेकिन यही है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो एक डिजीज़ होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जो कि बहुत सीवियर होती है, उसमें जॉन्डिस होता है और बच्चे का सर्वाइवल भी बहुत ही कम हो जाता है। कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो बाहर हम उनका बेबी बनाकर उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं। उसमें उन्हीं की मदर से एग्स लिए जाते हैं और उसी के फादर के स्पर्म्स लेकर बाहर बेबी बना के उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आई हैं एक ऐसी डॉक्टर जिनको छोटा मोटा 1-2 साल का नहीं, पूरा 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो एक फेमस स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर निधि सक्सेना। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से हम जनता तक उनकी राय पहुंचाएंगे, वो किस तरीके से इलाज करती हैं वो पहुंचाएंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैडम आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इस स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निधि सक्सेना है। मैं नव्या हॉस्पिटल और ज्ञान हॉस्पिटल छर्रा में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैम, आपको इतना साल हो गए अलीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करते हुए, आपके पास किस टाइप के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं? देखिए, आमतौर पर सबसे ज़्यादा तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रेग्नेंट ही लेडीज़ ही आती हैं जी। उसके अलावा इरेगुलर ब्लीडिंग है, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, एमिनोरिया है, मतलब एमिनोरिया मीन जिनको पीरियड नहीं आ रहा है, या फिर आपका बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग है, और लोअर एब्डोमिनल पेन है, डिस्चार्ज पर वेजाइनम है, इन सब से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं सबसे ज़्यादा। मैम, आज के दौर में देखा जाए कि लोगों की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ को या स्त्री को किस तरह की अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े? ऐसे तो नहीं कह सकते कि किसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किसको नहीं पड़ सकती है, क्योंकि दोनों सेक्स हैं। हमें माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित चाहिए। तो चाहे वो नॉर्मली हो जाए और चाहे वो ऑपरेशन से हो, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि लास्ट टाइम पर कि उस माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए क्या सही है। तो हमें प्रिकॉशंस के लिए होता है, जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं, प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। शुरू के 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिर के 3 महीने। जो शुरू के 3 महीने होते हैं और आखिर के 3 महीने में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखी जाती हैं, क्योंकि शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर वजन नहीं उठाना, ज़्यादा सफ़र नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं करना, हत्ती का नल वगैरह नहीं चलाना, कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, ज़्यादा बैठना नहीं है, झुकना नहीं है, और कम से कम सफ़र करना है। और क्योंकि उस शुरू के 3 महीने बहुत उल्टी की भी समस्या होती है पेशेंट्स को, जो भी कुछ खाती हैं तो खाली पेट नहीं रहना है, खाली पेट उठना नहीं है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, और मिर्च विर्च और चिकनी चीज़ों से जो है परहेज करना है, तो उससे ज़्यादातर महिलाएं सही हो जाती है। उसके बाद भी नहीं होती है तो फिर कुछ मेडिकेशंस तो लेनी पड़ती हैं, उससे आराम से वो अपना शुरू का 3 महीने आराम से निकाल सकती है। जी मैम, एक सवाल होता है यहाँ पे कि काफ़ी मैंने सुना भी है कि कभी लेडीज़ कोई गलती से कोई वेट उठा लिया या कोई गलती होगी, उससे उनका जो बेबी है वो पेट के अंदर घूम जाता है। क्या ये सच होता है या नहीं, क्या हो? पेट के अंदर घूमता नहीं, बच्चा तो हमेशा ही पेट के अंदर घूमता है, घूमता नहीं है। उससे थोड़ा क्या हो जाता है कि वो थोड़ा नीचे आ जाता है, वो हैवी होने के कारण, मतलब थोड़ा सा जो है उसकी जो सर्वाइकल लेंथ होती है कभी कभी कम हो जाती है, तो प्रीटर्म लेबर होने लगती है, पहले बच्चे होने के दर्द होने लगते हैं, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जो वो बताती हैं वो सारी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज वो डिलीवर हो सकता है। हाँ मैम, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है। आप ही ने जैसे बताया कि प्रीमैच्योर जो डिलीवरी होती है वो एक्चुअल होती है, वो सेफ़ होती है, या वो उसको किस तरीके से आप देखती हैं? प्रीमैच्योर होता है एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर 40 वीक्स का टाइम है जो बच्चा मेच्योर होगा पूरा। अगर उससे पहले एटलीस्ट कम से कम 36 वीक्स से पहले अगर होता है तो फिर हम उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों के लंग डेवलप नहीं हो पाते। अगर 32 वीक से पहले हो रहा है तो लंग्स भी डेवलप नहीं
नहीं हो पाते। तो उसमें ये होता है कि समय से पहले अगर पेन्स आ रहे हैं और बच्चा डिलीवर हो जा रहा है तो उसे प्री मैच्योर कहते हैं। जब उसका एक्चुअल में जो उसके सारे उसके कारण प्री मैच्योर बेबी के माइलस्टोन्स वगैरह भी कभी कभी डिलेड हो जाते हैं, वो आगे पीडियाट्रिशियंस बताते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। तो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में ताकि हम प्री मैच्योर लेबर वगैरह से बचें। लेकिन कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे इक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और भी डायबिटीज़ वगैरह है या सर्वाइकल डिस्टोशिया है, तो इन सब चीज़ों में समय से पहले ही बच्चे हो जाते हैं। तो कभी कभी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और कभी अगर टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि वो सर्वाइवल के टाइम तक आ जाते हैं तो फिर वो NICU वगैरह में रखकर सर्वाइव कर जाते हैं। मैम बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को देखा गया कि जॉन्डिस की शिकायत हो गई है, पीलिया हो गया या कोई निमोनिया हो गया, ऐसा क्यों होता है और उसकी सॉल्यूशन क्या है मैम? देखिए, इसके लिए तो वैसे तो हम बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं, लेकिन यही है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो एक डिजीज़ होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जो कि बहुत सीवियर होती है, उसमें जॉन्डिस होता है और बच्चे का सर्वाइवल भी बहुत ही कम हो जाता है। पहला बेबी ही सही से सर्वाइव करता है, उसके बाद आगे की प्रेगनेंसी में बच्चे जो है सर्वाइव नहीं कर पाते। बस एक ही तो हमें ब्लड ग्रुप वगैरह की भी टेस्ट कराना चाहिए, और बाकी तो पीडियाट्रिशियन को ही हम सौंप देते हैं बच्चे। मैम ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत से लेडीज़, वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो काम करना पसंद करती हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडीज़ के अंदर, या तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, मतलब फिर से उसको अपनी पुरानी तरीके से कैसे रखा जाए? थोड़ा सा डाइट मेंटेन करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपना जो काम करें, नींद पूरी लें, सब चीज़ें सही हो जाती हैं। बस खाने का ध्यान रखना होता है खास तौर से, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर बेबी को फीड कराती है तो भी बहुत अच्छा रहता है उनका अपना वापस वेट गेन कम होने, जो वेट गेन हुआ है उसको कम करने में हेल्प होता है। अगर बच्चे को मदर फीडिंग करवा रही है नॉर्मली, जैसे 6 मंथ तक होती है, कंटिन्यूसली मदर का ही मिल्क पीना चाहिए। तो अगर वो ऐसे मदर होती है तो उनका अपने आप ही उनका वेट बढ़ने की प्रॉब्लम रहती है। नॉर्मल एक्सरसाइज करें, नॉर्मल खाए पिए, सारी एक्टिविटीज नॉर्मली करें। ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बैठ जाते हैं कि हमें काम ही नहीं करना, अभी तो डिलीवरी हुई है, ये नहीं करना। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनका वेट गेन होगा। अच्छा मैम, एक सवाल आता है कि बच्चा जो जब डिलीवरी के बाद में जो बच्चे होते हैं उनको कितने टाइम तक अपनी माँ का दूध ही पीना चाहिए? 6 मंथ तो स्ट्रिक्टली होता है, 6 मंथ तक मतलब सिर्फ और सिर्फ मदर के ही मिल्क पर रहना चाहिए बच्चे को। 6 मंथ्स के बाद हम उसको और थोड़ा डाइट दे सकते हैं, मैश करके बनाना दे सकते हैं, या खिचड़ी, दलिया पतला करके, दाल, चपाती, ये सब चीज़ उसके बाद में दिया जाए। 6 मंथ्स तक स्ट्रिक्टली होता है। 1 साल तक मदर दूध पिला सकती है, फिर अगर दूसरी प्रेगनेंसी हो गई तो उसे तुरंत बच्चे को फीड कराना बंद कर देना चाहिए। मैम एक सवाल यहाँ पे आता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती या दूध नहीं आता है, तो उस कंडीशन में फिर बच्चे को क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो भूखा रहेगा नहीं मैम? हाँ, तो एक तो आजकल तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, या तो आप वो दे सकते हैं जो फॉर्मूला मिल्क है आजकल, या फिर गाय का दूध दे सकते हैं, और जैसा कि सब देते ही हैं, गाय वाय का दूध बच्चों को दिया जाता है, बाकी फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। और अगर मदर अगर शुरू से ही पिलाए तो आता है, और अगर वो डाइट अपनी अच्छी लगे, अच्छे से प्रोटीन पाउडर्स वगैरह खाए तो मिल्क की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब यहाँ पे सवाल पूछ लेते हैं मैम कि डाइट के रिलेटेड आपने बोला, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी से पहले या आफ्टर प्रेगनेंसी किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए? एक्चुअली वैसे भी हमें ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मिर्च वाला खाना तो हमें नहीं खाना चाहिए। अपना फ्रिक्वेंट मल्टीपल मील्स कर दें, फ्रिक्वेंट मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पर, ये लगातार इकट्ठा ना खाएं कि आपने हैवी मील्स ले लिए 2 और 3, उसकी जगह आप उसको 6 मील्स में थोड़ा थोड़ा करके कई बार में डिवाइड करें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स पे आएँ, जितने सीजनल फ्रूट्स हैं आप वो खाएँ, दूध पिए, तो उससे सब कुछ मेनटेन रहेगा। ओके मैम, आज की दौर में ये सबसे ज़्यादा प्रचलन चल रहा है IVF का, तो सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि IVF है क्या? IVF ये होता है कि जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो बाहर हम उनका बेबी बनाकर उनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं। उसमें उन्हीं की मदर से एग्स लिए जाते हैं और उसी के फादर के स्पर्म्स लेकर बाहर बेबी बना के उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। इसके लिए हमें पहले मदर की बॉडी को तैयार करना होता है, फिर टाइम आने पर उसका एग रिट्रीव किया जाए, एग निकाला जाता है, उसका स्पर्म लिया जाता है, फिर बाहर बेबी बनाया जाता है, और फिर जब वो अपना कुछ दिनों के बाद जब वो टाइम आ जाता है कि प्रॉपर स्टेज में है तो उसको इम्प्लांट करा दिया जाता है।
ज़्यादातर इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ नहीं गया, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस हो गई है। पहले लोगों के बच्चे नहीं होते थे तो नहीं होते थे, अब ऐसा नहीं है। अब इसकी IVF की मदद से जो नहीं है और चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके सबके बच्चे हो जाते हैं। तो मैम IVF से जो बेबी होते हैं तो मैच्योर बेबी होते हैं, उनमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती? नॉर्मल, जैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी, वो नॉर्मल ही बच्चा है, बस बाहर हमने बनाया बाहर है, बाकी इम्प्लांट तो अंदर ही किया है। ज़्यादातर जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं और फिर ऐसा रीज़न है कि कुछ कारण भी नहीं है और बहुत साल हो गए, 5-6 साल, बहुत लोग 10-10 साल वाले लोग होते हैं, तो उनको सबको फिर IVF से ही रिलीफ मिलता है। मैम बहुत से ऐसे भी आते हैं कि किसी की बच्चेदानी में गांठें हो गई या स्वेलिंग आ गई या पस पड़ गया, वो क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है? वरना डॉक्टर तो सीधे ऑपरेशन बोलते हैं। नहीं, हर चीज़ के लिए ऑपरेशन नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड से पहले उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है, फिर उसकी कई बार जो है हम उसका सैंपल लेकर उसको टेस्ट करवाते हैं, फिर डिपेंड करता है, फिर पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत सारी गांठों की जो आप बात कर रहे हैं कई तरह की होती हैं, कुछ फंक्शनल सिस्ट होती हैं जो कि ट्रीटमेंट से 1.5-2 महीने में ही अपने आप सही हो जाती हैं। कुछ और भी ऐसी सिस्ट वगैरह होती है, हेमरेजिक सिस्ट वगैरह होती है, वो सब भी ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो जाती हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोमा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सही हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें ऑपरेट करना पड़ता है। हमेशा यही नहीं है कि ऑपरेशन ही करना है। अगर हाँ ओल्ड एज की लेडी और उसको अगर उसको पस आ रहा है यूट्रस के अंदर, तो फिर हमें उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो हमें उसके टेस्ट भी करने पड़ते हैं, फिर हमें डिसाइड करना होता है कि उसका ऑपरेशन होना है या वो मेडिकली ट्रीट हो सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है और आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा पैरों में सूजन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या निवारण है? एक्चुअली मेन रीज़न जो हमारी कंट्री में है वो एनीमिया है जी। एनीमिया का भी मेन रीज़न है, एक तो उनकी डाइट शुरू से ही अच्छी नहीं होती जी। लड़की लड़के में थोड़ा सा डिफरेंस करके उसकी डाइट बचपन से ही अच्छी नहीं रखी जाती है। फिर उसके बाद वो मिट्टी खाने लगती हैं क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो और जो है उनके अंदर खून की कमी होने लगती है। तो एनीमिया जो मेन कारण है, जो कि पैरों में जो है स्वेलिंग रहती है। उसके अलावा कई बार फंक्शनल भी होती है कि ज़्यादा हमारा ग्रेविड यूट्रस है, थोड़ा प्रेस करता है तो भी सूजन हो जाती है, वो नॉर्मल है। लेकिन एक होती है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया मीन्स क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है लेडी का, तो उसके अंदर भी स्वेलिंग आती है। अगर वो वाली स्वेलिंग है तो वो डेफिनेटली एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, और वो हाई रिस्क पेशेंट है और उसका हमें पूरा प्रॉपर्ली फॉलोअप करना पड़ेगा। उसका बीपी का, उसके और जो भी लक्षण आ रहे हैं, उसका यूरिन, LFT वगैरह सारे उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि ऐसी पेशेंट कई बार एक्लेम्सिया में मीन्स उसको दौरे पड़ने लगते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैम एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे इसी के ऊपर कि बहुत सारी लेडीज़ों में एक प्रॉब्लम नॉर्मल देखी जा रही है आज के दौर में कि उनको चक्कर बहुत आते हैं या शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जैसे उन्होंने करवट ली उनको चक्कर आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों होता है? एक तो इसके बहुत सारे बोन के रिलेटेड भी कॉज हैं, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह भी है जिसके कारण चक्कर आपके घुमाने उमाने में आ रहे हैं। और बाकी उसके अलावा जो आप मुझे क्या बोल रहे थे और क्या शोल्डर पेन होता है? नहीं, ये विटामिन डी की कमी से भी होता है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की भी इतने लोग हैं हमारे कंट्री के अंदर जो कि आयरन कैल्शियम भी नहीं लेते नॉर्मल प्रेगनेंसी में, तो वो उनके अंदर कमी रहती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, इनकी कमी से भी होता है। लेकिन अगर सिर झुकाने में और किसी पोजिशनल में आपको चक्कर आ रहा है तो लेबरेंथाइटिस वगैरह भी हो सकती है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो सकती है। उसके लिए तो फिर आपको न्यूरोसर्जन वगैरह से मिलना पड़ेगा। जी ओके। तो आज थी हमारे बीच डॉक्टर निधि सक्सेना, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता को बताया, महिलाओं को बताया, बहनों को बताया कि वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकती हैं, किस तरीके से प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट ले सकती हैं, प्रेगनेंसी के बाद होने वाली समस्या को कैसे समाधान कर सकती हैं। किसी भी दिक्कत के लिए मैडम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगी, कॉल कर सकती हैं। मैडम की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, विजिट कर सकती हैं और अपनी समस्याओं का निवारण पा सकती हैं। मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।